हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राहुल कुमार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में, जो पुरुषों के अंदर मिलने वाली एक बहुत ही सामान्य बीमारी हो गई है। खासकर जो ओल्ड एज वाले पीपुल्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बहुत ही कॉमन देखी गई है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, ऐसे लक्षण होते हैं, कौन इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है कि या कोई आपको और दिक्कत है, और इसकी कौन बहुत ही अच्छी यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन होगी, ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बीपीएच के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रोस्टेट के बारे में। दोस्तों प्रोस्टेट इनलार्जमेंट को हम प्रोस्टोमेगेली भी बोलते हैं, बीपीएच भी बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। दोस्तों बेनाइन वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये नॉन कैंसरस होता है। अगर ये कैंसरस होता तो इसमें मैलिग्नेंट शब्द का प्रयोग किया जाता। तो ये एक तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण इसको हम बेनाइन कहते हैं, जो कि नॉन कैंसरस होता है। अगर मैलिग्नेंट कैंसर होता तो उसे हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। इनलार्जमेंट के साथ साथ दोस्तों इसमें एबनॉर्मल सेल्स के ग्रोथ होने के कारण जो नॉन कैंसरस है, इसलिए इसको हम बेनाइन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्पेशली दोस्तों ये पुरुषों के अंदर माने ओल्ड एज के पुरुषों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है प्रॉब्लम, वैसे वैसे और भी बढ़ता जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में दोस्तों प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट होता है। उनके अंदर सिम्टम बिल्कुल ही दिखता नहीं है। बट सम पेशेंट के अंदर देखा गया है दोस्तों कि उनके अंदर जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है बहुत ही कम होता है और उनके सिम्टम बहुत ही ज़्यादा सीवियर दिखाई देते हैं। पेशेंट को कंफर्ट के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स के कारण डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसा कभी नहीं मान सकते दोस्तों कि अगर प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट कम है या प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट आगे जाके फर्दर देखा गया दोस्तों बहुत ही रेयर होता है जो ये प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है। तो बहुत ही रेयर चांस होता है इसका कैंसरस बनने का, बट इसके लिए हमको प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर एक बार पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है तो पुरुषों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे यूरिन फ्रीक्वेंसी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिन, या यूरिन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखा है यूटीआई, इनके अंदर बहुत ही कॉमन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यूरिन के अंदर देखा है पेशेंट को यूरिन करने में बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन उनको आने लगता है, या वो यूरिन करने जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। और ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी मेंटेन ना होने के कारण पेशेंट को काफ़ी समय वॉशरूम के अंदर गुजारना पड़ता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग इसके रिस्क फैक्टर के अंदर आते हैं, कौन कौन के लोग इसके लिए प्रोन होते हैं। दोस्तों जिसमें पहला रिस्क फैक्टर देखा गया है वो एज का करके हो जाता है। जो ओल्ड एज पीपुल है आफ्टर 60 वाले, जो 60 ईयर के बाद वाले पेशेंट होते हैं, उनमें बड़ा कॉमनली देखा गया है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 40 के बाद वाले लोगों के अंदर भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या हुई है। एंड दोस्तों जिन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बैठने का काम ज़्यादा है, उसके साथ साथ ओबेस्ट है, वो मोटापे से ग्रसित है, उन लोगों में ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा गया है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या उन्हें हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर हो, आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को, तो इसके लिए आप भी प्रोन हो सकते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जैसे किसी पेशेंट को अगर डायबिटिक हो, कोई हार्ट डिजीज हो, उनके अंदर भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या देखी गई है। तो अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि आखिर में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या होती क्यों है। तो दोस्तों मैं एक आपको साइड में पिक्चर लगाऊंगा, आप इसको देख के जरूर समझिएगा, मैं आपको बताता भी रहूंगा। दोस्तों जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और उसी के बीच से
एक नली गई होती है जो हमारे यूरेथ्रा को कनेक्ट करती है। तो जब प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की समस्या हो जाती है, जब प्रोस्टेट इन्लार्ज हो जाता है, तो ये जो हमारी पतली सी नली गई है ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ, वो धीरे धीरे दबने लगती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगता है यूरिन करने में। उसको पेशाब बहुत ही रुक रुक के आने लगता है क्योंकि नली दबने लगती है। और जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगता है। दोस्तों कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के कारण जो नली कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होने लगती है, तो यूरिन का फ्लो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। सम टाइम देखा गया कि कभी कभी जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट एकदम से नीचे की तरफ से कंप्रेस हो गई हो, तो यूरिन के फ्रिक्वेंसी के अंदर, यूरिन के फ्लो के अंदर दिक्कत आती है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दब जाती है तो पेशेंट को यूरिन नहीं आने की समस्या होने लगती है, यूरिन पास होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। टाइम देखा गया दोस्तों कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है यूरिन करने के लिए, यूरिन का फ्लो निकालने के लिए। के साथ साथ दोस्तों ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती है पेशेंट को। तो ये सारी सिम्टम्स प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की समस्या हो सकती है। दोस्तों इसमें जो मेन सिम्टम होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, क्योंकि आपका जो ब्लैडर होता है वो पूरे तरह से एक बार में खाली नहीं हो पाता। मतलब जब ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार यूरिन आने की भी समस्या हो जाती है जब आपका ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। नेक्स्ट जो सिम्टम है दोस्तों वो आपको ये हो जाता है कि आपको यूरिन करने में बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ रहा हो। यूरिन जितना मर्जी फोर्स लगा ले, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप में आ रहा हो, और एकदम वो जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो आपको नहीं आता है इसके अंदर। नेक्स्ट सिम्टम होता है दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट में देखा गया कि एक फ्लो क्रिएट होता है फिर रुकता है, एक फ्लो क्रिएट होता है फिर रुक जाता है। ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगे। साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि यूरिन आपका रुक रहा है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट प्रोन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। उनको यूटीआई, उनको फ्रीक्वेंटली यूटीआई की समस्या होती रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रात में पेशाब बार बार आने की समस्या होने लगती है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक डिफरेंशियल क्रिएट करने वाला हूँ कि जब भी इस तरह के आपको सिम्टम्स आए तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जरूर बनाएं, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स आपको यूटीआई के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, आपको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की तरफ भी देखने को मिल सकते हैं, या कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाए। जैसे अगर प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाए या ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाए, ये दोस्तों आपको स्टोन बन रहा हो आपके यूरेटर में या ब्लैडर में, उस सिचुएशन में भी इस तरह के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो आपको कोई स्कार डेवलप हो गया है, मीन्स आपको इसके जस्ट पहले काफ़ी लंबे समय के लिए कैटेटर यूज किया हो, या पेशेंट का सर्जरी हुआ हो, उस केस में भी इससे क्या होता है कि जो हमारी यूरिनरी नली होती है वो दबने लगती है। तो इस सिचुएशन में भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। या दोस्तों कोई जो आपकी ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसें होती है, जो नर्व्स होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, कोई इंजरी आ गया हो, तो उसके बाद भी इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। कि क्योंकि जो ब्लैडर होता है उसका भी कंट्रोल नर्वेटिक सिस्टम के कारण होता है। अगर नर्व में कोई प्रॉब्लम, कोई इंजरी हो जाए तो इस तरह के सिम्टम्स उनके अंदर कॉमनली देखा जा सकता है। या यूरेथ्रल स्फिंक्टर हो, जो हमारी यूरिनरी वाली जो नली होती है उसके अंदर कोई सेल्स का एक्यूमुलेशन हो गया हो, या लास्ट दोस्तों अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर हो तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इतने सारे कॉजेज भी हो सकते हैं इस तरह के सिम्टम्स के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी जब यूटीआई सीवियर हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो सम टाइम पेशेंट को ब्लड भी आने लगता है यूरिन के साथ में। और जब ये ब्लड आने लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, तो दोस्तों ये आपकी किडनी तक को भी अपने तरह से घेरे में लेने लगता है। तो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट से दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा सीवियरिटी देखने को मिल सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का कारण है। तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने सिम्टम्स को बताएं। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग हो सकता है उसको जिस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन करना हो, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करना हो या अल्ट्रासोनोग्राफी करना हो, वो अपने हिसाब से टेस्ट
प्रेफर करके आपको जरूर गाइड करेगा। जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट ही है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लें। अगर दोस्तों ऐसे में अगर केवल प्रोस्टेट के लिए दवाई खाने लगेंगे, अगर प्रॉब्लम आपको कोई और होगा, मान लो यूटीआई होगा या स्टोन वाला प्रॉब्लम होगा, तो उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। तो जरूर से अपने डॉक्टर से इसको कंफर्म कराए कि ये प्रोस्टेट वाली ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब जानते हैं होम्योपैथी के वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, किस तरह का होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जो इसमें मैंने पहली मेडिसिन रखी है, इसमें मैंने 5 मदर टिंचर को रखा है। दोस्तों इन 5 मदर टिंचर को दोस्तों आपको 20-20 ml लेनी है और एक 100 ml के कंटेनर के अंदर डाल लेनी है। मतलब एक तरह का आपका वो 100 ml का एक ड्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसको अब आप 20 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर के साथ दिन में 3 बार लेना है। दोस्तों आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 बार लीजिए। तो जानते हैं कि वो कौन कौन सी इसके अंदर मदर टिंचर है। दोस्तों तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है सैबाल सेरुलाटा मदर टिंचर। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है प्रोस्टेट इलाजमेंट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो पुरुषों के अंदर जो यूरिनरी ट्रबल्स होती है उसको ठीक करने में भी बहुत ही ज़्यादा ये सक्षम होती है। दोस्तों जो सेकेंड मेडिसिन है वो है कैमोफिला मदर टिंचर। इसका जो मेन इंडिकेशन होता है दोस्तों, किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, चाहे वो गनोरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ गया हो, या कोई प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया हो, तो जो कैमोफिला मदर टिंचर है वो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोस्तों आपके यूरिन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्लो होता है, उसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आपके अंदर जो यूरिन फ्लो बार बार रुक के आता है उसको ये इम्प्रूव करता है। तो ये भी इसके अंदर मदर टिंचर होने से ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट जो मदर टिंचर है वो पेरियावा ब्रावा मदर टिंचर। दोस्तों इसका जो मेन इंडिकेशन होता है, जो पेशेंट के अंदर जो बार बार जो यूरिन जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, फ्लो मेंटेन नहीं होता, जो आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, जो ओवर एक्सक्रीशन करना पड़ता है यूरिन को पास करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है इसके अंदर। प्रेरियावा ब्रावा भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एक्विस्वीटम मदर टिंचर। ये स्पेशली उन लोगों में काम करता है को यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, जो आपका ब्लैडर हो प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पा रहा, प्रॉपर खाली नहीं हो पा रहा, बार बार जो आपका ब्लैडर फिल हो जा रहा है, जो आपको बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको यूरिन के लिए दोबारा जाना हो, तो इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए इक्विसिटम मदर टिंचर बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इन 5 दवाओं को जैसे मैंने आपको बताया वैसा प्रिपेयर करें और जैसे मैंने आपको बताया इसको लेना है उसको आप लें। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों वो है फेरम्पिक। इसके अंदर हम टेचुरेशन फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का केस है। इसमें हमको एक स्ट्रॉन्ग दवाई लेने की जरूरत होती है, तो इसलिए हमने इसको फेरम्पिक को रखा है 3x पोटेंसी के अंदर। दोस्तों ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के साथ साथ जो प्रोस्टेट के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो इसके अंदर सूजन आती है, उसको ये कम करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो प्रोस्टेट है उसको नॉर्मल करने के लिए काम करता है। तो दोस्तों जो आपको फेरम्पिक 3x पोटेंसी में लेनी है, आपको ये अगर टैबलेट फॉर्म में मिल रहा हो तो आप इसको 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लीजिए, और फेरम्पिक 3x पोटेंसी अगर आपको डाइल्यूशन फॉर्म में ले रहा है तो 2-2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग सुबह दोपहर शाम लीजिए, क्योंकि टेचुरेशन फॉर्म में बहुत सारी कंपनियां टैबलेट भी बना रही है और बहुत सारी लिक्विड फॉर्म में भी बना रही है। दोस्तों अब हो गई टेचुरेशन की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाइल्यूशन के बारे में। तो इसमें दोस्तों आपको 2 मेडिसिन लेनी है। एक पहली है वो क्लाइमाइसिस 200 पोटेंसी में, और एक जो दूसरी मेडिसिन है वो कोनियम मैट 200 पोटेंसी में। दोनों को आप किसी अलग कंटेनर में मिला के रख लें, और इसको आपको 2-2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेनी रहेगी। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको मेडिसिन बताया, जो पहली मेडिसिन है उसमें मैंने 5 मदर टिंचर को प्रिपरेशन करके बताया है। जो सेकंड इसमें मेडिसिन बताया वो टिचुरेशन फॉर्म में है, जिसमें हमने फेरम्पिक बताया था, तो वो हो गई सेकंड।
और जो तीसरी मेडिसिन रहेगी दोस्तों, इसमें डाइल्यूशन फॉर्म है, जिसमें मैंने आपको 2 मेडिसिन बताई है। तो लगातार जब आपको ये 4 से 5 महीने आप मेडिसिन को लेंगे, तब जाके ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। क्योंकि दोस्तों ये इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट होम्योपैथिक दवाइयों से आप निश्चित तौर से आप इसको पूरी तरह से परमानेंट क्योर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इशू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आगे जाके अगर इसमें बार बार रिकरेंसी इन्फेक्शन होता रहेगा, तो ये आगे जाके मैलिग्नेंट बन सकता है, इसमें कैंसरस सेल्स आ सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर वैसे रेयर होता है, बट इससे अच्छा है कि हम इसको पहले ही मेडिसिन के द्वारा ठीक कर ले, तो निश्चित तौर से हमको आगे जाके कोई भी समस्या नहीं होगी। ये स्टेज नॉन कैंसरस होता है, तो आप इस स्टेज के अंदर ही मेडिसिन लेना शुरू कर दे, तो आगे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इन मेडिसिन को आप रेगुलरली ले, और इसके साथ साथ दोस्तों आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ दोस्तों स्पेशली नाइट के अंदर, रात के समय आप पानी का प्रयोग कम करें, आप पानी थोड़ा कम पिए, जिससे आपको रात के अंदर जो बार बार उठ के पेशाब करने की समस्या होती है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। बाकी आप मेडिसिन खाते रहिए, निश्चित तौर पे परमानेंट सॉल्यूशन है, होम्योपैथिक दवाइयों से आप परमानेंट क्योर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।